हाय एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज और प्रेशर का मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता था, वो सब देख चुके थे। आज हम इस चैप्टर में इवेपोरेशन और टेम्परेचर टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। इस लेक्चर के बाद क्लास 9 साइंस की जो चैप्टर फर्स्ट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम आने वाली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं इवेपोरेशन की जो मैकेनिज्म है ना, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, क्या होती है। वाष्पीकरण क्या था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि जो वाष्पीकरण क्या है, द्रव से वाष्प में परिवर्तन है ना। द्रव जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा हवा में। करेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन। इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। द phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। इसका क्या मतलब हुआ, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक क्या होता था, वह तापमान, वह बिंदु जिस पर कोई लिक्विड है ना, वह पॉइंट जिस पर कोई जो लिक्विड है वो क्या उबलना शुरू कर देता था, ये क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट होता था, क्वथनांक होता था। अब क्या बोल रहा है, वाष्पीकरण क्या है, इवेपोरेशन क्या है, क्वथनांक से कम तापमान पर जितना भी क्वथनांक हो किसी भी लिक्विड का, उससे कम तापमान पर जो लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन बोल रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, अनलाइक बॉइलिंग विच इज अ बल्क फिनोमिना, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। मैंने पिछले क्लास में क्या बताया, जो इवेपोरेशन होता है वो क्या था, सरफेस फिनोमिना था। ठीक है, मतलब सरफेस फिनोमिना का क्या मतलब हो रहा है, जो ये वाष्पीकरण की जो घटना होती है ना वो सरफेस पर होती है। ठीक है। और वही बॉइलिंग जो होती थी वो क्या होती थी, पूरे लिक्विड में होता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाया है बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या होता था, द्रव के संपूर्ण भाग में होता था, अकर्स थ्रू आउट द बल्क ऑफ द लिक्विड है ना। जो लिक्विड है उसके पूरे पार्ट में क्या होता था, बॉइलिंग होता था। लेकिन जो इवेपोरेशन है वो कहाँ होगा, सरफेस एरिया पर होगा। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए, इवेपोरेशन क्या है, पार्टिकल्स एट द सरफेस गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एस्केप। अब इवेपोरेशन होता क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है उसको देखते हैं। अब लिक्विड है तो लिक्विड के सरफेस पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा है ना, मॉलिक्यूल्स होगा ना। क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो भी मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण फोर्स, सॉरी बल होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन जो ऊपर वाला ऊपरी जो सतह है ना, उन पर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स है उन पर क्या है, उन पर कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, सॉरी कोई भी और मौजूद, मतलब सॉरी, कोई भी और पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच क्या है, आकर्षण बल है ना, अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन जो ऊपरी ऊपरी जो सतह है ना, उसके ऊपर क्या है, कोई भी और मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स नहीं पाए जाते। ठीक है। अब जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात बोली गई है वो क्या है, उसको देखते हैं। अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखो। जब आसपास का जो इन्वायरमेंट है बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, ये क्या गर्म हो जाता है इन्वायरमेंट, और इससे क्या हीट प्राप्त करके, हीट लेकर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, एकदम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसी को हम गतिज ऊर्जा कह रहे हैं। अब वाष्प के रूप में, वेपर के फॉर्म में कैसे बदल रहा है वो उसको देखो। जब जो सरफेस है, सरफेस पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है ना जो है, उसमें इतनी ऊर्जा आ गई है, इतनी एनर्जी आ गई है, इतनी एनर्जी आ रही है कि वो जो अपने नीचे के मॉलिक्यूल्स है ना, और उनकी भी जो अट्रैक्शन फोर्स है उनको क्या कर दे रहे हैं, वो तोड़ दे रहे हैं, मतलब तोड़ दे रहे हैं। ठीक है। और वो क्या क्या हो जा रहा है, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में क्या हो रहा है, वो वातावरण में जाकर के, इन्वायरमेंट में जाकर के उड़ जा रहा है। क्लियर है, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो गई पूरी। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ो अब। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब वाष्पीकरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। वाष्पीकरण को क्या क्या अफेक्ट, सॉरी, क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा उसको ध्यान देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो इवेपोरेशन को
बहुत हद तक प्रभावित करता है। कैसे करेगा उसको हम समझते हैं। With the increase of temperature, more particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. क्लियर है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को वाष्प अवस्था में जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, सॉरी, मॉलिक्यूल्स को कैनेटिक एनर्जी उतनी ही प्राप्त होगी जितना कि तापमान टेम्परेचर ज्यादा होगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को वाष्प अवस्था में जाने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। मैंने वही बोला, अगर टेम्परेचर ज्यादा है इन्वायरमेंट में तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो जो गतिज ऊर्जा, सॉरी, कैनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या बहुत ज्यादा होगी, है ना, बहुत ही ज्यादा होगी। क्लियर है यहाँ तक? जिससे क्या होगा, जिससे बहुत सारी मात्रा में, है ना, अधिक संख्या में क्या है, जो वाष्प है, जो लिक्विड है, वो वाष्प बन करके उड़ने लगेंगे। तो टेम्परेचर जो है वो वाष्पीकरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि, और तापमान कम हो गया तो वाष्पीकरण कम होगा या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही सरफेस एरिया देखते हैं। सिंस इट इज अ सरफेस फिनोमिना, हम जानते हैं कि क्या ये सरफेस फिनोमिना है, सतह पर होने वाली परिघटना है। ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर सरफेस एरिया बढ़ी हुई है, मतलब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। क्लियर है? अगर सरफेस एरिया छोटा है तो वाष्पीकरण जो है, मतलब वाष्पीकरण क्या है, वाष्प का भाप बनकर के उड़ जाना। तो अगर कंटेनर, सॉरी, सतह का एरिया, मतलब सरफेस एरिया जो अगर छोटा है तो वाष्पीकरण भी कम होगा। क्लियर है? अगर सरफेस एरिया बहुत बड़ा है तो उतनी ही मात्रा में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर एग्जांपल देखो, जैसे कि एक बॉल में पानी लेना और एक थाली में पानी पानी लेना। ठीक है, धूप में रख देना दोनों को। तुम देखोगे कि जो थाली का पानी है वो जल्दी मतलब थाली का जो पानी है वो जल्दी भाप बन करके उड़ जाएगा। लेकिन जो बाउल का पानी है ना, वो थाली के कंपेयर में थोड़े देर, मतलब थोड़ा लेट से भाप बन करके उड़ाएगा अपने पानी को। क्लियर है? तो वही बोल रहे हैं, सतह क्षेत्रफल, है ना, सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं वायु की गति। इंक्रीज विंड स्पीड मूव्स वाटर वेपर पार्टिकल्स अवे, डिक्रीजिंग वेपर डेंसिटी इन सराउंडिंग्स। वायु की गति बढ़ने से जलवाष्प के कण तेजी से बढ़ जाते हैं, जिससे आसपास जलवाष्प बहुत कम हो जाता है। अब वायु की गति, जैसे आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा हवा आ रही है, तो हम बाहर में कपड़े सुखाएं तो उससे मतलब हवा के कारण जो है, कारण क्या है, कपड़ा जो है वो सूख जाता है। तो वही बोल रहा है ना, वायु की गति जितनी होगी वाष्पीकरण भी उतना ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? जलवाष्प, यहाँ पर देखो, वायु की गति बढ़ने से जलवाष्प के कण तेजी से उड़ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन रेट। अब आर्द्रता का वाष्पीकरण दर पर प्रभाव। आर्द्रता क्या होती है? हवा में उपस्थित नमी, इसी को बोलते हैं हम आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी। Humidity is the amount of water vapor present in air. The air cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. जो हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब हवा में मौजूद जल वाष्प, यानी कि जो जो हवा है उसमें क्या है, वेपर प्रेजेंट है ना, जल वाष्प, मतलब जल का जो पानी है वो क्या है, मतलब जल का भाप है, भाप नहीं, जल का वाष्प है, उसकी मात्रा को, हाँ, मतलब हवा में मौजूद जल का जो वाष्प है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर हवा में जल वाष्प की एक निश्चित मात्रा ही रह जाती है। की कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। अगर इन्वायरमेंट में क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन की जो रेट है ना वो घट जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा, हम बारिश के दिनों में कपड़े सुखाते हैं। ठीक है, तो क्या है, कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, बहुत ही देर, उसमें 2 से 4 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हवा है ना उसमें ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, उसमें आर्द्रता जो है वो उपस्थित है, इसी वजह से जो है वो इवेपोरेशन नहीं हो पाता, कपड़ा जल्दी नहीं सूख पाता। वही यहाँ पर धूप में देखेंगे, धूप में हम कपड़ा सुखा देते हैं। ठीक है, उसमें टेम्परेचर भी काम कर रहा है,
और वहाँ टेम्परेचर है और इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी है वो भी नहीं है। इसी वजह से क्या है, इवेपोरेशन जल्दी जल्दी हो जाता है, मतलब कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ठीक है, आधे एक घंटे में सूख जाता है कपड़ा। तो वही बोल रहे हैं, अगर हवा में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है ना, तो क्या इवेपोरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी, हाँ एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किया है। नम दिनों की तुलना में सूखे दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, मैंने बताया वही है, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और वही बारिश के दिनों में कपड़े जो है वो देरी से सूखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, इवेपोरेटिव कूलिंग, वाष्पीकरण के कारण हमें जो ठंडी सी महसूस होती है ना, वो कैसे होती है वो देखिए यहाँ पर, ये कैसे काम करता है। Particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy makes the surroundings cold. वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इससे वातावरण ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब इवेपोरेशन के दौरान क्या हो रहा है, पानी जो है वाष्प बन के उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल एक चीज समझो, जैसे कि हम कहीं पेड़ पौधों के पास बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें पानी डला हुआ है, शाम शाम की बात करते हैं। जैसे कि हमने पानी डाल दिया शाम के समय में पेड़ पौधों में, ठीक है, और वहां पर हमको, हम कुछ देर बाद जा करके देखते हैं कि वहां पर एरिया है, वहां का जो एरिया है वो क्या होता है, थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है वहां पर। क्यों होता है? इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। अब पत्तियां क्या करती है, पत्तियां भी इवेपोरेशन करती है ना, वाष्पीकरण करती है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में। तो वही है, उसमें भी वही होता है। क्या होता है, जो पत्तियों में जो पानी होता है ना, ऊपर ऊपर एरिया में, सरफेस एरिया में, वो क्या है, भाप बन करके उड़ जाता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है। इसी वजह से हमको वहां पर थोड़ा, वहां का माहौल जो हमको ठंडी ठंडी लगती है, वहां का जो माहौल है वो वहां पर ठंडी महसूस होती है हमको। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है, ऐसे काम करता है ये वाष्पीकरण। क्लियर है? यहाँ पर देखो, हथेली पर एसीटोन डालने से ठंडक महसूस होता है। एसीटोन ऑन पाम फील्स कोल्ड। क्यों होता है? एसीटोन क्या होता है जानते हो ना? नेल पेंट होता है, नेल पेंट रिमूवर होता है जो एसीटोन होता है। अब हम देखें, अब घरों में ये करके देखना, जैसे कि नेल पेंट रिमूवर को हम हाथ में डालते हैं तो थोड़ा ठंडा सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये इवेपोरेशन करता है, ठीक है। तो यही कारण है, जो एसीटोन को हम हाथ में डालते हैं ना, इसी वजह से हमारा जो हाथ है वो थोड़ा सा ठंडा महसूस करता है, ठीक है। अब मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, इसी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से जो मिट्टी का घड़ा है उसमें जो पानी है ना, पानी जो हम पीते हैं गर्मियों में, वो इसी वजह से ही ठंडा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो मटकी की सतह है, मटकी का जो सरफेस एरिया ना, वो पानी की उसमें जो बूंदे हैं वो लटक जाती है और धीरे धीरे करके क्या, इवेपोरेट होते रहती है। यहाँ तक क्लियर है? अब पसीना बहने से हमारा शरीर ठंडा होता है। अब यहाँ पर तुम देखे होगे घर में, जैसे कि बहुत गर्मी है, हमको पसीना भी आ रहा है, ठीक है, अचानक कहीं से हवा आ गया तो हमको एकदम ठंडा सा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पसीना है ना, वो हवा के आने से क्या है, फिर से वही जो हमारा पसीना है वो पानी, मतलब भाप बन करके उड़ जा रहा है। तो इसी वजह से जो पसीना बहने से जो हमारा शरीर है वो ठंडा महसूस करता है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको इतनी सारी जो एग्जाम्पल है ना वो समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर के जो स्केल्स होते हैं ना वो क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। वैसे तो टेम्परेचर को मापने की कई सारे स्केल्स हैं, मेजर चार है, लेकिन हम क्लास 9th की जो ये चैप्टर है ना मेटर्स, उसमें हम दो ही जो स्केल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, एक सेल्सियस और एक केल्विन, ठीक है। आगे चल करके हम जो तीन और बचे हैं उसको हम देखेंगे, है ना, क्लास 10th में देखेंगे उसको। तो सो अभी के लिए हम सेल्सियस और केल्विन ही पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं सेल्सियस होता क्या है। कन्वर्जन फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पर देखिए आप, देखो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ना, उस ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। जो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। क्लियर? केल्विन को हम कैपिटल के से दर्शाते हैं, ठीक है। तापमान का ऐसा ही मात्रा केल्विन है। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर देखो, केल्विन, केल्विन क्या है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस है, अब उसको हम केल्विन में कैसे लिखेंगे,
273.15 केल्विन। मतलब हम इसको अप्रोक्सी लेते हैं, कितना लेते हैं, 273 केल्विन ही लेते हैं। ये 0.15 जो है ना, 0.15 है, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम 273 ही लेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। और ऐसे ही आपको भी याद रखना है। इसका जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 273 ये केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पर जीरो, मैं सेल्सियस बोल रही हूँ यहाँ पर। जहाँ जहाँ पर जैसे कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब वहीं पर मैंने बोल दिया कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में बताओ, तो आप क्या बताओगे, 273 केल्विन बताओगे, ठीक है। क्या बताओगे, पानी का अगर फ्रीजिंग पॉइंट मैं डिग्री सेल्सियस में पूछूं तो क्या बताओगे, 0 डिग्री सेल्सियस बताओगे। अगर मैं केल्विन में पूछूं तो क्या बताओगे, 273 केल्विन बताओगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये याद रखो आप सब। अब यहाँ पर कन्वर्जन कैसे करते हैं, मैं वही बोल रही हूँ। जैसे कि हमको कुछ भी दिया है, जैसे कि हमको बोल रहे हैं 95 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब उसको हमको केल्विन में बताना है, तो क्या करेंगे हम, उस 95 डिग्री सेल्सियस में क्या कर देंगे, 273 ला करके जोड़ देंगे, तो वो हमारा जो टेम्परेचर है वो केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, क्लियर है ना। ओके। केल्विन पैमाना हमेशा धनात्मक होता है। और एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये ना हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस परम शून्य है। अब परम शून्य क्या होता है, परम शून्य ताप मतलब कि जिसका टेम्परेचर माइनस हो ही नहीं सकता, मतलब कि ये 0 केल्विन ही होगा, 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता। अगर नीचे आया तो वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, जो केल्विन है वो जो केल्विन स्केल है उसको हम क्या हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। केल्विन स्केल ऑलवेज हैज पॉजिटिव वैल्यूज बिकॉज 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया ना कन्वर्जन कैसे करना है। ओके। अब यहाँ पर देखो, देखो मैंने बताया यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वही अगर मैं केल्विन में पूछूं तो क्या बताओगे, 273 केल्विन बताओगे। यहाँ तक क्लियर है। अब जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। लेकिन हम केल्विन में अगर कोई पूछे हमसे तो क्या बताएंगे, यहाँ पर 273 ला करके जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछे तो हम कितना होगा, 310 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 310 केल्विन होगा अगर हमको कोई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केल्विन पूछे तो। क्लियर है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछे तो क्या बोलेंगे, 273 ला करके जोड़ देंगे यहाँ पर 100 में, तो क्या बन जाएगा हमारा, 373 केल्विन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा। क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको जोड़ दे करके बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने बताया ना केल्विन, हाँ अब यहाँ पर देखो, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए मैंने ऊपर क्या बताया, जो सेल्सियस है उसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि हमारा क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट कितना था वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर उसको मैं केल्विन में पूछूं तो हम क्या करते थे, 273 ला करके जोड़ देते थे, तो कितना आ जाता था, 273 केल्विन आ जाता था वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर है। अब उसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, जैसे हमको केल्विन में दिया है कोई भी एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं, जैसे कि अम, जैसे कि हमको दिया है 392 केल्विन दिए। अब उसको हम क्या करेंगे, सेल्सियस में हमको चेंज करना है, तो उसमें अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर -273 मतलब -273 कर देंगे, मतलब कि जो 273 है ना उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे कि मैंने क्या बोला, 392 सेल्सियस है, उसको हम क्या, हाँ उसको हम क्या केल्विन में चेंज कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर क्या बोल रहा है, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हमको दिया है केल्विन में कोई एग्जांपल, यहाँ पर जैसे कि 293 हमको दिया है केल्विन। एग्जाम में हमको क्वेश्चन दिया है या फिर मैंने क्वेश्चन दिया है 293 को सेल्सियस में चेंज करो, तो 293 केल्विन है उसको सेल्सियस में चेंज कैसे करेंगे, उसमें से -273 कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा ना वो क्या हो जाएगा, सेल्सियस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर एक बार और समझाती हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 375 केल्विन हमको क्वेश्चन दिया है और क्या बोल रहे हैं,
375 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 375 में 273 को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेल्सियस में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, अब समझ आया ना? ओके, अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन में अभी बताती चल रही हूँ आप लोगों को क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन ऑफ द सेल्सियस स्केल। मैंने अभी बोला 300 केल्विन है, क्वेश्चन में दिया है 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 300 केल्विन है उसमें क्या करेंगे, 273 को ला करके माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में मतलब मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो कितना आंसर आया, 27 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये डेजर्ट कूलर, कूलर की शीतलता क्या होगी। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। गर्म और शुष्क दिनों में डेजर्ट कूलर अधिक ठंडा क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, रीजन क्या होता है, लो ह्यूमिडिटी है ना, और हाई टेम्परेचर, इसी वजह से। अगर लो ह्यूमिडिटी है और हाई टेम्परेचर है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्लियर है, वही बात है। अब यहाँ पर देखिए, स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहे हैं यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है उसका फिजिकल स्टेट बताओ, तो कैसे बताओगे। यहाँ पर देखो, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 250 डिग्री सेल्सियस है। अब वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करके वो वाष्प बन करके उड़ने लगता है। अब यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस दिए है, तो ऑफ कोर्स यार, है ना, ऑफ कोर्स वो क्या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप को ही तो हम गैस बोल रहे हैं। तो क्या है वो गैसेस स्टेट है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वाटर की क्या होगी, गैसेस स्टेट होगी। ठीक है, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पर देखिए हमने जो भी पढ़ा उसको हम देख लेते हैं एक समरी के तौर पे। ठीक है, द कूलिंग प्रोसेस टाइमलाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऊर्जा का अवशोषण, एनर्जी इनपुट, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लेटेंट हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स। लेटेंट हीट क्या है आपको याद है ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक बार और बता देती हूँ लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट क्या होती है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, मतलब अवस्था परिवर्तन के समय जो भी सब्सटेंस अपना जो स्टेट है, फेज है, वो चेंज कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो क्या कांस्टेंट होगा, तो यही है क्या, लेटेंट हीट। क्लियर। कण आसपास से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं। अब गुप्त ऊष्मा तो मैंने बता दिया, जो पार्टिकल्स है ना, वो मैंने बताया कि कैनेटिक एनर्जी उनको कैसे मिलती है ना, तो वही बात है, जो पार्टिकल्स है ना वो अपने एनवायरमेंट से ही क्या हीट अवशोषित करते हैं, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये है ये एनर्जी इनपुट। अब एस्केप फेज, वाष्प उत्सर्जन, जिसको हम वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं, आकर्षण बलों को तोड़कर वाष्प में बदलते हैं, मैंने वही बताया है ना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में मैंने वही बताया, प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, जो वाष्पीकरण है क्या होता है, जो सरफेस एरिया पर मॉलिक्यूल्स है ना, उनमें क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है। अब वो हीट एब्जॉर्ब करके एनर्जी प्राप्त कर ली, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई उसमें। अब क्या करेंगे वो, आप जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच जो आकर्षण बल है उनको तोड़ देते हैं, और वही जो पानी है वो क्या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम क्या बोल रहे थे, इवेपोरेशन बोल रहे थे। क्लियर है। थर्मल लॉस देखो यहाँ पर, द रिमेनिंग लिक्विड लॉसेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, शेष द्रव की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। मैंने कि क्या है, ये मैं जो बता रही हूँ ना वो क्या है, इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है उसको फिर से यहाँ पर ये समरी के तौर पर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बस वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, अब कूलिंग रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, जो आसपास का तापमान है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, यही बात है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ड्रॉप डाउन, ओके, सॉरी ड्रॉप्स डाउन। क्लियर। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ये जो क्लास 9 साइंस की जो चैप्टर फर्स्ट है, हमारे आसपास की पदार्थ, ठीक है, मैटर्स आर सराउंडिंग्स, ये यहीं तक था। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता ही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे चलकर भी काम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में।
अब हम आने वाली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू भी देखेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ क्वेश्चन भी होगा तो आप कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच।